नमस्कार दोस्तों, आज के विज्ञान पीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेस में मैं नटवर सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो हम अध्ययन करेंगे वो है बीकॉम पार्ट 3 का जो एडीएसटी पेपर फर्स्ट है। पेपर फर्स्ट है ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ऑडिटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो हम पढ़ रहे थे वो था आपका चैप्टर चल रहा था हमारा कैश फ्लो एनालिसिस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आज हम जो इसमें पढ़ेंगे वो डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो डायरेक्ट मेथड है उसका हम एक इलस्ट्रेशन देखेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में दो मेथड से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो की गणना करते हैं। पहला आपका डायरेक्ट मेथड, दूसरा इनडायरेक्ट मेथड। इसमें जो हम शामिल करते हैं जो उपक्रम में जो परिचालन क्रियाओं से जो आगम उत्पन्न होती है उसे शामिल करते हैं। उसे शामिल करते हैं परिचालन या संचालन हम कह सकते हैं। इससे हमें जो पता चलता है कि भाई जो आपकी जो संचालन क्षमता है संचालन क्षमता से आपने कितना नगद उत्पन्न किया है या कितना नगद में घाटा किया है उसे शामिल करते हैं। और जो इसमें जो हम क्रियाओं में जो शामिल करते हैं वो लाभ व हानि खाते या फिर हम कह सकते हैं जो परिचालन जो क्रियाएं होती है उसमें हम उन क्रियाओं को शामिल करते हैं जो लाभ व हानि का निर्धारण करने में सहायक होती है। जो इसमें परिचालन से प्राप्त होने वाली विभिन्न आय और भुगतानों को व्यवस्थित कर रोकड़ प्रवाह विवरण बनाया जाता है। इसमें आपकी ऑपरेटिंग से संबंधित विभिन्न एक्टिविटीज को शामिल किया जाता है, चुकाया गया कर्ज को शामिल किया जाता है। सबसे पहले हम इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जो परिचालन क्रियाओं से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जो कैश फ्लो की गणना है वो किस प्रकार करते हैं एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं, उससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आपको जो क्वेश्चन है वो इस प्रकार दिया गया है। निम्न सूचनाओं से प्रत्यक्ष विधि द्वारा परिचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह का निर्धारण कीजिए। आपको P&L दिया गया है और अतिरिक्त सूचनाएं दी गई है। तो यहाँ पे मैं P&L बना देता हूँ।
सबसे पहले आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है? 1,40,000। टू बैलेंस सीडी, यह आपका ग्रॉस प्रॉफिट है जो आपके, ये तो आपका ट्रेडिंग अकाउंट हो गया। जो P&L में ट्रांसफर होगा वो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 1,00,000 का, इसका योग हो गया 2,40,000। बाई सेल्स $2,40,000। अब इसमें जो आपने एक्सपेंस कर दिए सैलरीज का, सैलरीज आ गई, सैलरीज है आपकी 20,000 की। फिर इंश्योरेंस प्रीमियम है, इंश्योरेंस प्रीमियम है 30,000 का, सॉरी 10,000 का। डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है कितने का? 30,000 का। और आपका जो नेट प्रॉफिट आ जाएगा, नेट प्रॉफिट वो है 40,000। बाई बैलेंस शीट 1,00,000, जो योग आएगा आपको 1,00,000। जो अदर इंफॉर्मेशन दे रखी है वो आपकी बैलेंस शीट की दे रखी है। जो एसेट साइड है उनका क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। जो हम कैश फ्लो की जो रचना करते हैं उसके लिए जो हमें सामग्री की जो आवश्यकता होती है, सबसे पहले आपका करंट ईयर P&L 2 वर्ष के बैलेंस शीट के विभिन्न जो ओपनिंग और या फिर हम कह सकते हैं 2 वर्ष की बैलेंस शीट और अन्य सूचना। जो पहली हमें आवश्यकता होती है वो होती है चालू वर्ष का लाभ या हानि खाते। दूसरा हमें जो आवश्यकता होती है 2 अवधि के, तुलन पत्र, जिसे हम बैलेंस शीट कहते हैं। और तीसरा हमें अन्य सूचना, इनकी आवश्यकता होती है। एक कैश फ्लो की स्टेटमेंट की रचना के लिए तो हमारे पास P&L हो गया। अब हम 2 वर्ष या 2 टाइम की जो बैलेंस शीट की जो इंफॉर्मेशन है वो है एक तो दे रखा है 1/4/14 का, दूसरा है 31/3/15। 1 वर्ष का अंतर हो गया, 2 अवधि होगी। इसको ओपनिंग और क्लोजिंग आपको दे रखा है। डेटर्स हैं, डेटर्स दे रहे हैं आपको 10,000 ओपनिंग और 14,000
क्लोजिंग। फिर आपको दे रखा है बिल्स रिसीवेबल BR 5000 और 3000। फिर आपको दे रखा है क्रेडिटर्स है 7000 और 5000। स्टॉक है, स्टॉक दे रखा है आपको 12000 और 17। सैलरी आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग है प्रारंभ में थी 1000, क्लोजिंग है 1500। और आपका प्रीपेड इंश्योरेंस है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, ओपनिंग भी 1000, क्लोजिंग भी 1000। ये आपको सूचनाएं दी गई है, इनसे आपको जो डायरेक्ट मेथड है उससे आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है उसकी गणना करनी है। जो लास्ट आपको दिखने रहा है प्रीपेड इंश्योरेंस, वो ओपनिंग भी 1000 का है, क्लोजिंग भी 1000 का है। अब हम कैश फ्लो की रचना करते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। सबसे पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम, अर्थात कहां से कैश आया है। जो पहला आया है वो आया है सेल्स। विक्रय से कैश का आगमन, विक्रय से सेल्स का कितना आगमन हुआ है उसके लिए आपको क्या करना होगा, इधर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। भाई सेल्स से कितना कैश आया, कैश फ्रॉम सेल्स ये आपको वर्किंग नोट होगा। तो सबसे पहले आपने विक्रय किया है कैश सेल्स कितना, 2,40,000। इसमें आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे ओपनिंग बैलेंस। सेल्स से क्या क्या उत्पन्न होता है, आपका डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल। सबसे पहले आप नकद विक्रय करते हैं या उधार विक्रय जो करते हैं वो आपके डेटर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं या बिल्स रिसीवेबल में कन्वर्ट हो जाते हैं। बिल्स रिसीवेबल से आप कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैश सेल्स 2,40,000 की, इसमें आप ओपनिंग बैलेंस विद डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल का ऐड करेंगे और क्लोजिंग घटा देंगे। सॉरी, आप क्या करेंगे, जो डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल है उनके जो क्लोजिंग बैलेंस है वो तो आप ऐड करेंगे और जो ओपनिंग बैलेंस है इसे घटा देंगे। तो ऐड जो करेंगे डेटर एंड और
बी आर एट एंड, इन दोनों को तो आप ऐड कर देंगे तो एंड में डेटर और बी आर कितना है 14,000 और 3,000, ये तो ऐड हो गया 2,57,000 हो गया। और इसमें से जो आप लेस करेंगे वो ओपनिंग डेटर और क्लोजिंग डेटर। तो ओपनिंग डेटर कितना है 10,000 का और क्लोजिंग डेटर कितना है 5,000 का। सॉरी, यहाँ पे जो आप लेस करेंगे वो क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीआर। ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेटर कम करेंगे और ओपनिंग बैलेंस ऑफ डीआर कम करेंगे 10,000 और 5,000। तो 2,57,000 में से आप 15,000 कम करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,42,000। यह आ जाएगा आपका कैश रिसीव फ्रॉम सेल्स। सबसे पहले आप क्या करेंगे कैश फ्रॉम सेल्स। कैश फ्रॉम सेल्स कैसे आएगा, कैश सेल्स 2,40,000 की और इसमें जो आप लेस करेंगे ओपनिंग ऐड करते हैं क्लोजिंग लेस करते हैं। जो ओपनिंग बैलेंस है वो मैंने गलती से लिखवा दिया था कि भाई आप क्या करेंगे जो ओपनिंग बैलेंस है वो तो ऐड करेंगे, सेल्स ऐड ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में जो डिफरेंस होगा वो आपके पास केस में आ जाएगा। ओपनिंग डेटर और इसमें जो ऐड करेंगे क्लोजिंग डेटर। ओपनिंग डेटर ऐड कर देंगे और क्लोजिंग डेटर ऐड कर देंगे। ओपनिंग डेटर कितने हैं 10,000 के और 5,000 का ये जो बी आर है ओपनिंग बी आर। ओपनिंग बैलेंस बिल्स रिसीवेबल और डेटर्स का आप ऐड कर देंगे 10,000 और 5,000 2,55,000 और इसमें जो आप लेस करेंगे क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ बीआर। तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना है 14,000 और जो ओपनिंग बैलेंस है वो है 3,000। तो आप 2,55,000 में से 14,000 ये और 3,000 ये कम कर देंगे तो आ जाएगा 2,38,000। ये तो हो गई आपकी पहला वर्किंग नोट कैश फ्रॉम सेल्स। तो कैश सेल्स कितना है 2,40,000
2,38,000। दूसरा जो कैश रिसीव्ड होता है वो आपको रॉयल्टी और फीस एंड कमीशन से, तो वो सूचनाएं यहाँ पर नहीं है। तो अब इसके बाद आप क्या करेंगे कि किन किन को भुगतान किया। जो कैश पेमेंट किया है वो है कैश पेमेंट है। सबसे पहले आपने परचेज के लिए किया होगा। जो परचेज के लिए जो पेमेंट किया है उसकी गणना आपको, क्योंकि क्रेडिटर और बिल्स जो पेबल होते हैं उनका एडजस्टमेंट आपको करना होता है, उसकी गणना हम यहाँ करते हैं। जो सेकंड वर्किंग नोट आएगा वो आएगा कैश पेमेंट टू या फिर फॉर सेल्स फॉर परचेज। सबसे पहले आपका कैश परचेज आ जाएगा। तो कैश परचेज में आपका 1,40,000। कैश जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपको कितनी देर की है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आपको दे रखी है 1,40,000 की। इसमें आप ऐड कर दें क्लोजिंग बैलेंस और लेस कर दें ओपनिंग बैलेंस, तो आपकी क्या आ जाएगी परचेज। इसमें यदि आप ऐड कर दें क्लोजिंग बैलेंस और लेस कर दें ओपनिंग बैलेंस, तो यह आ जाएगी आपकी परचेज। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री कितना है 12,000 और क्लोजिंग कितना है 17,000। तो आपकी परचेज कितनी आएगी 1,48,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में यदि आप क्लोजिंग बैलेंस जोड़ देंगे और ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे तो आपकी क्या आ जाएगी परचेज आ जाएगी। परचेज में आप ओपनिंग क्रेडिटर्स का जोड़ देंगे, इसमें आप ऐड कर दें ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना दे रखा है 5,000 का, और इसमें घटा दें क्लोजिंग क्रेडिटर, वो आपका कितना है 3,000। सॉरी, जो ओपनिंग इन्वेंट्री है वो है ओपनिंग क्रेडिटर है 7,000 के और क्लोजिंग है 5,000। तो जो आप परचेज के लिए जो कैश पेमेंट करेंगे फॉर परचेज वो है आपका 1,47,000। तो इसकी गणना आप कैसे करेंगे। भाई सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की सूचना हमें P&L में दे रखी है। P&L में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से सबसे पहले आप क्लोजिंग बैलेंस ऐड कर देंगे और ओपनिंग बैलेंस घटा देंगे, तो आपकी क्या आ जाएगी परचेज। परचेज में आप ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर जोड़
जोड़ देंगे और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर घटा देंगे, तो जो आपने परचेज के लिए जो कैश पेमेंट किया है उसकी सूचना आ जाएगी। तो कैश के लिए परचेज के लिए कैश कितना पेमेंट किया है? 1,47,000। इसके बाद जो विभिन्न प्रकार के खर्चे दे रखे हैं उनका एडजस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले सैलरी वही उसी प्रकार जो सैलरी पेड की गई है उसमें ओपनिंग बैलेंस जोड़ दें और क्लोजिंग घटा दें, तो जो नेट पेमेंट किया है वो आ जाएगा। तो सैलरीज कितनी है? 20,000। इसमें मैं सैलरीज का ओपनिंग आउटस्टैंडिंग जोड़ दूं और क्लोजिंग घटा दूं, क्या आएगा? 20 + 1 21,000 + 1,500। तो यह आ जाएगा सैलरीज का 19,500। ओपनिंग जो सैलरी है पेड कितनी की है? केस में 20,000, ओपनिंग बैलेंस 1,000 21,000 और माइनस 1,500 19,500। इसकी गणना आप कैसे करेंगे वो मैं वर्किंग नोट में दिखाता हूं। कैश पेड फॉर सैलरी, सैलरी कितना पेमेंट किया? 20,000। इसमें आप ऐड कर दो ओपनिंग बैलेंस 1,000 का और इसमें से आप लेस कर दो क्लोजिंग बैलेंस 1,500। ये आ जाएगा आपने जो कितना नेट पेमेंट किया है सैलरीज के लिए 19,500। इसी प्रकार आप इंश्योरेंस का भी एडजस्टमेंट करेंगे। जो आपने कैश पेमेंट भी किया 10,000 का और उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग ये तो सेम है, तो आपका इंश्योरेंस आ जाएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम का कितना है? 10,000। ये आउटफ्लो है। तो तीनों जो आउटफ्लो का जो योग आएगा वो इधर आ जाएगा। 1,47 और 10 1,57 और 19,500 1,76,500। तो आपका जो नेट ऑपरेटिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है वो कितना आ जाएगा? 2,38,000 में से आप 1,76,500 घटा देंगे तो आएगा 61,500। ये हो गया आपका डायरेक्ट मेथड से ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का क्वेश्चन। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें, फिर हम इसी क्वेश्चन को इनडायरेक्ट मेथड से करते हैं या फिर जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का जो इनडायरेक्ट मेथड है वो और देख लेते हैं।
अब हम जो ये क्वेश्चन है इसी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसे इनडायरेक्ट मेथड से करके देखते हैं। Cash flow from operating activities indirect method। इसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो नेट प्रॉफिट है उससे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट कितना है, 40,000। इसमें आप ऐड करेंगे नॉन कैश आइटम और नॉन बिजनेस आइटम। नॉन कैश आइटम इस टेबल में कौन सा है, आपका डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, तो इसे आप वापस ऐड कर देंगे। जो नॉन कैश आइटम है वो डेप्रिसिएशन है 30,000 का, इसे आप वापस ऐड करेंगे। और इसके अलावा ऑपरेटिंग जो एक्टिविटीज है उसमें कोई नहीं है। अब हमें जो वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट करने हैं, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, अर्थात मैं कह सकता हूं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन कितना आएगा, 30,000 और 40,000 को आप ऐड कर दोगे तो यह आ जाएगा आपका 70,000। अब इसमें आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का एडजस्टमेंट करेंगे। वर्किंग कैपिटल के एडजस्टमेंट, तो इसमें आप ऐड क्या करते हैं भाई, यदि आपकी जो करंट एसेट्स है उसमें यदि इंक्रीज हुआ है तो मतलब कैश का आउटफ्लो है, तो जो इंक्रीज इन करंट एसेट्स है वो तो आप लेस करेंगे, और डिक्रीज इन करंट एसेट्स है वो आप ऐड करेंगे। तो डिक्रीज इन करंट एसेट्स है क्या, आपकी डेटा इंक्रीज है और बिल्स रिसीवेबल डिक्रीज है, तो हम ऐड करेंगे बिल्स रिसीवेबल का कितना, 5 माइनस 3 2000। और वही स्टॉक में इंक्रीज है तो ये आउटफ्लो है, डेटा में इंक्रीज है ये भी आउटफ्लो है, बिल्स रिसीवेबल में डिक्रीज है ये इनफ्लो। अब आपका इंक्रीज इन करंट डिक्रीज इन करंट एसेट्स है वो हो गया इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, आपका ऐड होगा। तो जो आपका ऐड हो गया पहला डिक्रीज इन करंट एसेट्स हो गया, अब आपका होगा इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज आपकी क्या दे रखी है, क्रेडिटर्स डिक्रीज है, तो डिक्रीज है आउटफ्लो है, तो
जो हमें लेस करना है। यदि डेटर्स में इंक्रीज हुआ है, आउटफ्लो है, डेटर्स में इंक्रीज कितना है 4000 का, ये हो गया डेटर्स हो गया, बिल्स रिसीवेबल हो गया। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स में क्या है डिक्रीज है, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स आपका क्या होगा लेस होगा, ये कैश का आउटफ्लो। क्रेडिटर्स को कितना पेमेंट कर दिया 2000 रुपये। सैलरीज, जो बकाया सैलरीज है वो है आपकी करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज में यदि इंक्रीज हो रहा है तो ऐड होगा, तो सैलरीज में इंक्रीज है कितने का 500 रुपए का। आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितना 500। अब है आपका प्रीपेड स्टॉक, स्टॉक इंक्रीज है, और इंक्रीज इन स्टॉक या इंक्रीज इन करंट एसेट्स आपका कैश का आउटफ्लो है। स्टॉक कितना आउटफ्लो है 5000 रुपये का। प्रीपेड इंश्योरेंस, दोनों बैलेंस सेम है, तो हम यहाँ पे जो इनफ्लो है वो है 2500 रुपये का, और जो आउटफ्लो है वो 5 4 9 और 2 1100 रुपये, सॉरी 11000। तो जो आपका जो नेट है 8500 रुपये आउटफ्लो। तो जो वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट में जो नेट आउटफ्लो है वो सेट 8500 का है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो कितना आ जाएगा 70,000 में से आप 8,500 कम करोगे तो आएगा 61,500 रुपये। यह आपका एक ही क्वेश्चन हमने डायरेक्ट मेथड से और इनडायरेक्ट मेथड से किया, दोनों में जो कैश फ्लो आया वो 61,500 रुपये आया है। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप ले लें। जो आप बैलेंस इनमें जो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में जो एडजस्टमेंट करते हैं उनमें सबसे पहले आप क्या करते हैं, जो करंट लायबिलिटीज होती है उसमें जो एक मद होती है कैश से रिलेटेड बैंक ओवरड्राफ्ट, उसको आप कैश फ्लो की कैलकुलेशन में काम में नहीं लेते पहला। दूसरा, एसेट साइड में कैश और बैंक दो ऐसी मदें हैं जिन्हें आप कैश फ्लो की जो कैलकुलेशन है उसे किसी भी एक्टिविटीज में शामिल ना करके जो लास्ट में हम नेट इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं उसमें इनको शामिल किया जाता है। तो आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं।